हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्री क्लास 8। तो जैसे हमारे लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान लिया था, तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसको हम टच करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत की जब हम फैलाव की बात करते हैं तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए पहले, जब 13th सेंचुरी की अर्लीस्ट पार्ट में, अर्लीस्ट में 13th सेंचुरी के अर्लीस्ट पर 1201 से 1300 तक जो सेंचुरी है उसको 13th सेंचुरी कहा जाता है। जब हम अर्लीस्ट फेज कहेंगे तो 1206 कहेंगे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एज ए रूलर तख्त संभाला था। तो उस टाइम दिल्ली एक गैरिसन टाउन था। गैरिसन मतलब एक छोटा सा टाउन जिसकी चार दीवारी के अंदर ही सिमटी हुई थी, यानी कि बहुत छोटा सा था उनका टेरिटरी। उनका जो कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सियासत के जो कंट्रोल होता है वो छोटे ही जगह पे महदूद थी। तो वहां पे था, तो उनका जो कंट्रोल था, जो गैरिसन होता है नॉर्मली फोर्टिफाइड टाउन मतलब जो जिसका देवरबंदी किया होता है, एक छोटा सा टाउन जिसके चारों तरफ से देवरबंदी किया होता है, दैट्स कॉल्ड गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन से बाहर हार्डली उनका कोई कंट्रोल उनका छोटे जगह पे है। अब आपके अंडर उस गैरिसन टाउन में कुछ लोग भी है, लोग है, खुद है, आपके किंग है, आपके रॉयल फैमिली है, उनको चलाने के लिए, उनको फूड सप्लाई के लिए, वो भी तो है, फूड सप्लाई तो होना चाहिए, आपका इकोनॉमी भी चलना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए दे वर डिपेंडेड ऑन ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर फॉर सप्लाईज। ट्रेड, छोटा सा ट्रेड होता था, बाहर से लोग आते थे, ये मर्चेंट आते थे, वहां पे ट्रेड, छोटे मोटे ट्रेड होता था, उस पर डिपेंड था। बाहर से खाने की चीजें आता था, फूड सप्लाईज आते थे, तो खरीदना होता था, तो वहीं पे डिपेंड था। एक दूसरा ट्रिब्यूट पे करते थे। कुछ जो छोटे छोटे किंग्स थे जिन्होंने पहले इनिशियल फेज में उन्होंने कुछ जगहों पे कब्जा किया था, तो वहां से उनको कुछ ट्रिब्यूट मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे, या समटाइम्स कुछ लोग ऐसे ही गिफ्ट देते थे, दोस्ती के दोस्त होते थे, हमसाए में आपके थे, वो एज ए ट्रिब्यूट पे करते थे, तोहफा, तो उस पे डिपेंड थे। तो अगर ये भी नहीं मिलता तो प्लंडर करते थे, लूट मारना, कहीं हमला करना, किसी जगह पे जाके हमला करना, रेड मारना, वहां से फूड आइटम्स प्लंडर करके लेके आना। तो इन्हीं चीजों पे ये डिपेंड। नाउ एक छोटा सा टाउन है, अब करते क्या थे, ये फार फ्रंग एरियाज में भी कुछ जगह थे, उनके गैरिसन थे वो भी। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, बंगाल में एक छोटा सा जगह था, आपके सिंध में एक छोटा सा जगह था। तो वहां पे क्या करते थे, अब वो वहां जाके हमला करके कुछ जगहों को ऑक्यूपाई करते थे। तो ऑक्यूपाई करने के बाद वो अपना एक गवर्नर उस जगह पे छोड़ते थे, कुछ फौजियों के साथ फौज भी रखते थे सेफ गार्ड के लिए। तो खुद बादशाह जो था अपने फौजियों के साथ वापस दिल्ली में आ जाते थे एज कैपिटल में। तो इसी तरह सिंध में भी होता था, सिंध में भी कुछ छोटा सा जगह को कब्जा कर लिया, गैरिसन टाउन को, और वहां पे भी एक गवर्नर सेटअप कर लिया, गवर्नर बिठा के, कुछ फौजियों को बिठा के खुद फिर वापस आया कहाँ, दिल्ली में। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या था, आज आपको कहूं तो आज की तरह एक टेक्नोलॉजी इतना डेवलप तो था नहीं कि मैं फोन उठाया, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, तो अलग अलग स्टेट के गवर्नर से मैंने फोन पे बात किया, अलग अलग बड़े बड़े डिसीजन फोन पे ही हुआ, ऐसा तो सिचुएशन तब थे नहीं। अब क्या होता था, जो फार फ्लंग एरियाज में, बंगाल में कहें, सिंध में कहें, या कुछ दूसरे फार फ्लंग एरियाज में कहें, गवर्नर्स जो होते थे उनको छोटे मोटे जो डिसीजन लेना होता था वो तो बादशाह को पूछ के लेना होता था। तो उस डिसीजन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, 10 दिन, 20 दिन, महीने इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वहां से बंगाल से उनको दिल्ली ट्रैवल करना होता था, घोड़े पे सवार होके आना होता है। और इसी तरह सिंध से भी वही मसला है। तो कभी कभी क्या हो जाता था, आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो इतना फेवरेबल नहीं होता था, उस मौसम के खराब होने की वजह से आपके जो मैसेंजर था वो पहुंच नहीं पाते थे। तो कहने का मतलब है आपके कम्युनिकेशन में ज्यादा गैप आ जाता था। एक दूसरा, वहां पे जो गवर्नर बैठे होते थे वो अच्छे से वहां पे पर्टिकुलर जगह पे जो गवर्नर रूल कर रहा है उन लोगों को अच्छे से जस्टिस नहीं दे पाते थे, उनको इंसाफ नहीं दे पाते थे। तो होता क्या था, एज ए रिजल्ट वहां के लोग बगावत करने लगते थे,
उस गवर्नर से बगावत करने लगते थे। कुछ लोग कभी कभी वार पे उतर आते थे, सिविलियन वार हम कहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में दिल्ली को एक बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक तो दिल्ली एक छोटा सा जगह है, इनिशियल फेज पे है, इन्फेंट एम्पायर कहेंगे अभी हम, अभी ताज़ा ताज़ा है, इनके ये इतना पावरफुल है भी नहीं। दूसरा, डिस्टेंट एरिया को कंट्रोल करना वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके मंगोल जो थे वो अफगानिस्तान में बैठ के इन्वेजन कर रहे थे बार बार, यानी कि इसका भी एक थ्रेट था, हिंदुस्तान की तरफ इन्वेजन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत को इसका भी एक बड़ा थ्रेट था। देन आपके जो गवर्नर है फार फ्लंग एरियाज में जो बैठे हुए, कभी कभी वो लोग भी फायदा उठाते थे। आपके सेंटर में मान के चलो एक कमजोर सा बादशाह आया, सुल्तान कमजोर सा आया, तो उस कमजोरी का फायदा लेते हुए वो गवर्नर भी रिबेल करने लगते थे। तो ये सारे जो सिचुएशन था दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली सुल्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, स्पेशली जब वो एक इन्फेंट स्टेज से गुजर रहे थे। बिल्कुल वो अभी हम कहेंगे अभी इमेच्योर था, वो अभी इतना कंसोलिडेट नहीं हुआ था, मजबूती नहीं थी उनमें, नया था, ताज़ा था, इनका इकोनॉमी भी इतना नहीं था। जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे, खासकर दिल्ली जैसे दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ये एक ऐसा एम्पायर था जो पहली बार अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, उन एरियो से होते हुए हिंदुस्तान जैसे जगह में अपना एम्पायर सेट करता है। ऐसी जगह जहां पे उनका ना पहले से कोई एग्जिस्टेंट नहीं था, वहां पे सेट होना, स्टेबल होना, कंसोलिडेट करना एम्पायर को, लोगों को बिल्ड करना, सोल्जर्स बनाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। गयाजुद्दीन बालबन 1267 से 1288 के बीच में इन्होंने रूल किया, तकरीबन 22 साल के दौर का। तो इन्हीं दौर में इसने एम्पायर को, दिल्ली सुल्तनत को एक नया फेज दिया। ये जो फेज था कंसोलिडेशन का फेज था। ये एक ऐसा फेज था जहां पे पहली बार ऐसे पॉलिसीज बना गए जिस पॉलिसी की बिना पर दिल्ली सल्तनत में एक अच्छा खासा मजबूती आ गई। इन्होंने अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपने मिलिट्री बढ़ा दिया, अपने मिलिट्री को मजबूती दे दी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लियरली ये है, तो दिल्ली सल्तनत एक स्टेबल स्टेज पे पहुंचे जहां पे हम कहेंगे इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया था, मजबूती से इन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया था। ये कैसा फेज है? तो कंसोलिडेशन गयाजुद्दीन बालबन के टाइम में ही आ गया। एंड द एक्सपेंशन वर डन अंडर अलाउद्दीन खिलजी, द ग्रेट वॉरियर, एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो ग्रेट वॉरियर्स दो थे, इन्हीं दो वॉरियर्स के बीच में दिल्ली सल्तनत इस हद तक फैल गया, एक हम कहेंगे तकरीबन 70 to 80% इंडिया, आज का जो इंडिया है वो उस वक्त मैप के, दिल्ली सल्तनत के मैप में आ गए। तो ऐसा एक एक्सपेंशन किया इन दोनों ने। दे वर ग्रेट वॉरियर्स। इनफैक्ट नाउ कंसोलिडेशन को थोड़ा अच्छे से बयान करें। हम कंसोलिडेशन का फेज और ये जो एक्सपेंशन का फेज है हम दो कैंपेन के हिसाब से पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ कैंपेन जो कंसोलिडेशन का फेज है, गयाजुद्दीन बालबन ने जो किया था, उसको इंटरनल फ्रंटियर भी हम कहते हैं। तो इस सेट ऑफ कैंपेन में क्या होता है, खासकर जो गंगा और यमुना का जो एरिया है, गंगा यमुना द्वाप होता है, गंगा एक दरिया गंगा और दरिया यमुना के बीच का जो लैंड होता था उसको द्वाप बोलता था। वो जगह फॉरेस्ट का जगह था। फॉरेस्ट उस जगह को क्लियर कर दिया, फॉरेस्ट से क्लियर कर दिया, और वहां पे जो हंटर गैदरर रहते थे, नोमैड्स रहते थे, उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया गया, और इस जगह पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड निकाल दिए गए, और यही लैंड पीजेंट को दिया गया और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने लगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, जो एडवाइस दिया करते थे ऑथर्स लोग, जस्ट रूलर का एग्रीकल्चर, तो यहाँ से पीजेंट को प्रॉस्पर करने की कोशिश दिख रहा है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कहीं ना कहीं से आपको दिख रहा है। कुछ जगहों पे, डिस्टेंट जगहों पे अलग अलग फोर्ट्रेस बनाए गए, खासकर सराइज बनाए गए, फोर्ट्रेस बनाए गए। इससे क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेड, जो मैंने कहा पहले, दिल्ली सल्तनत ट्रेड पे डिपेंड है, उस ट्रेड फ्लो को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए
बीच बीच में सराइज बनाए गए, फोर्ट्रेस बनाए गए, ताकि आपके जो डिस्टेंट लैंड आपको ट्रेडर्स जो है अपने जो सामान को लेके सफर करते थे, उनको रोबरी का शिकार करना ना पड़े। अक्सर क्या होता तो रोबरी होता था दूर दूर जगह। तो मिसाल मान के चलो यहाँ से मुझे 100 किलोमीटर जाना है, तो इस 100 किलोमीटर के बीच में कोई ना गांव है ना कोई बैठने का जगह है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, अक्सर रोबरी का शिकार हो जाते हैं ट्रेडर्स। तो वहां पे क्या किया, बीच बीच में सराइज बने, फोर्ट्रेस बनाए गए, ताकि आपके ट्रेड को सिक्योरिटी मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके कहीं ना कहीं। तो ये एक उनकी कोशिश रही गयाजुद्दीन बालबन और दिल्ली सुल्तान का हम कहेंगे अलग अलग टाइम पे। तो नाउ नेक्स्ट जो है सेकंड सेट ऑफ कैंपेन था, वो एक्सपेंशन का कैंपेन था, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर। पहले वाले को हमने इंटरनल फ्रंटियर कहा, इसको हम एक्सटर्नल फ्रंटियर कहेंगे। नाउ एक्सटर्नल फ्रंटियर में हम क्या पढ़ते हैं, मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है। 1296 में जब वो एक बादशाह का तख्त नशीन होता है, तो इसके 2 साल के बाद 1299 में गुजरात को फतह करता है। 1302 में आपके रणथंबोर को, 1303 में आप चित्तौड़ को हमला करते हैं, 1309-10 में ले जाके आप देवगिरी को हमला करते हैं। हमला करने के बाद उसको कैप्चर भी कर लेते हैं। 1311 में आप आज के चेन्नई तक, जो आज चेन्नई है मदुराई, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। एट द सेम टाइम आप 1311 तक वरंगल को भी आप कैप्चर कर लेते हैं। तो एक बड़ा, आप साउथ इंडिया को एक हिसाब से हम कहेंगे टोटली 80 से 90% साउथ इंडिया दिल्ली सल्तनत के अंडर आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का उनके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रिप आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के अंडर। और जब ये एक्सपेंशन हुआ, जब ये मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ, उस दौरान जो फतह किया, अलग अलग जगहों को, अलग अलग किंगडम को अपने अंदर कब्जा करते गए, लोगों को सरेंडर कराया, तो बेनिफिट क्या था उसका? बेनिफिट ये था आपका, वहां पे जो भी स्लेव्स थे, वार स्लेव्स करके लोगों को गुलाम बना के लाते थे, एलिफेंट्स बल्क में लाते थे, जो हॉर्सेस थे वो लाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीशियस जेवलरीज थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, जेवलरीज थे, गोल्ड थे, सिल्वर्स थे, इन सारी चीजों को वो लोग अपने साथ प्लंडर करके लेके आते थे। तो यही चीजें आपकी सल्तनत का एक रेवेन्यू बन जाता था, इनकम बन जाता था, एक बैकबोन, इकोनॉमी का एक बैकबोन भी हम जाना जा सकते थे। एक तो इंस्टेंटली आपको वेल्थ मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट, हॉर्स, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरीज, स्लेव्स, इनके शक्ल में आपको कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो जो एरिया जो आपने कब्जा किए, उन एरिया का रेवेन्यू भी आना स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ पार्ट उन एरिया से ट्रिब्यूट भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे आपका जो रेवेन्यू था, आपका जो इकोनॉमिकल पोजीशन था, वो पहले से भी कहीं ज्यादा बेटर हो जाता था। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह पहले कंसोलिडेट किया दिल्ली ने अपने आप को। इसके बाद जब एक बार अच्छे से सेटल हो गया, कंसोलिडेट हो गया, आपका आर्मी सेटल हो गया, इसके बाद जाके एक नया दौर स्टार्ट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जो हम एक्सपेंशन का फेज माना गया। ये चीजें जो है हमें हिस्ट्री में समझना है, डेवलपमेंट्स को हमें समझने की जरूरत पड़ेगा हमें हिस्ट्री में, पहले क्या होता था। वरना हम कहेंगे 1206 था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश का कहेंगे। इस 20, 30, 40 साल में वो कोई दूसरा भी सुल्तान एक्सपेंशन कर सकते थे, नहीं किया। रीजन क्या था? क्लियर कट मैंने आपको कहा, वो जो किंगडम था वो फ्रेजाइल था, कमजोर था, वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो हिंदुस्तान के दूसरे छोटे किंगडम से काउंटर कर सके, अटैक कर सके, हमला कर सके। तो वो इस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहता था और इसीलिए एक टाइम का इंतजार किया। फाइनली जब अच्छा खासा एक पोजीशन में आ गए, जो इकोनॉमिकली साउंड हो गए, कंसोलिडेट हो गए, मिलिट्रीली वो जब उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा हुआ, जब उनके पास वॉरफेयर की चीजें भी आने लगे, इसके बाद जाके एक्सपेंशन का एक नया दौर उन्होंने स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा
आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए टॉपिक के पहले से कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत तक एक इसको रिवीजन दीजिए, एक अच्छे से नजर मारिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, और एक दो बार वीडियो अगर देखेगा तो और भी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकोगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट सेकंड कंटिन्यू